हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने संपूर्ण उत्तराखंड सिलेबस पर आधारित पूरा कोर्स स्टार्ट किया है। तो अगर आपने सीरीज से वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप सीरीज से देखना वीडियो स्टार्ट करो। और अभी तक हम हिमनद शुरू कर चुके हैं। हिमनद का ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जा करके आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लो, उसके बाद आप सेकेंड पार्ट देख लो। इसमें पहले पार्ट में हमने गंगोत्री, पिंडारी, मिलम, सतोपंथ और भागीरथी हिमनद को कंप्लीट कर लिया है। अब बाकी के जो हिमनद हैं हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको हिमनद जो है उसको लोकेट करा दूंगा मैप पे, उसके बाद नोट्स आप बना लेना, पेपर पेन लेके बैठना है आपको, ठीक है। पहले आप समझ लो। आज हम बात करने वाले हैं खतलिंग ग्लेशियर के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और देख लेना, ये ग्लेशियर जो है ना सारे आसपास ही है लगभग लगभग। जैसे यहाँ पर देखो, ये खतलिंग ग्लेशियर दिखाई दे रहा है और ये गंगोत्री दिखाई दे रहा है और चौराबाड़ी, तो अब सारे लगभग लगभग आसपास ही हैं। तो हम लोग चलते हैं पहले खतलिंग ग्लेशियर की तरफ। तो ये वाला है आपका खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है। यहीं पर इसके बगल में है आपका भागीरथी, यहाँ पर दिखेगा आपको गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और ये गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख वाले स्थान से ही कौन सी नदी निकलती है? आपकी भागीरथी नदी निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर की बात करूँ तो ये वाला जो क्षेत्र है खतलिंग ग्लेशियर वाला, ये क्षेत्र रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी के संगम पर स्थित है। तीनों जिलों की सीमाएं लगती है यहाँ से, और यहाँ से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। भिलंगना नदी मैं आपको दिखा दूँ कि ये खतलिंग ग्लेशियर है, यहाँ वाले क्षेत्र से आपकी भिलंगना नदी उद्गमित हो रही है। और ये भिलंगना नदी आपकी यहाँ से उद्गमित हो करके और टिहरी डैम जो है वहाँ पर जा करके ये मिल जाता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये वाला है टिहरी डैम आपका, ये क्षेत्र। तो ये वाले डैम में आपकी खतलिंग ग्लेशियर से निकली, ठीक है, कौन सी? भिलंगना। और यहाँ से निकलने के बाद कहाँ पे आ गई? टिहरी डैम में। और किससे मिल गई? आपके भागीरथी से। भागीरथी कहाँ से निकल रही थी? यहाँ से निकल रही थी आपके गंगोत्री के गौमुख नामक स्थान से, और यहाँ से होते हुए यहाँ कहाँ पे आ जा रही है? टिहरी डैम में आ जा रही है। टिहरी डैम को मैं आपको एक बार लोकेट करा दूँ, ये है टिहरी डैम। और यहाँ पर देखो, ये दोनों नदियों का संगम हो रहा है। उसके बाद ये टिहरी डैम से जो पानी जहाँ से छोड़ा जाता है इसको बोला जाता है भागीरथी नदी। तो ये दोनों नदियाँ मिल रही हैं और यहाँ से फिर से भागीरथी नदी आगे जा रही है। और आगे जाने के बाद ये देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। ये वाला देवप्रयाग वाला क्षेत्र है और यहाँ पे अलकनंदा नदी से मिल जाती है। मैं आपको देवप्रयाग में एक बार थोड़ा सा लोकेट करके दिखा दूँ। तो ये है देवप्रयाग और ये वाली है अलकनंदा नदी, और अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिल रही हैं और ये देवप्रयाग में इनका संगम हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो ये अलकनंदा नदी है, ये रुद्रप्रयाग में इसमें जो है एक नदी मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। और ये मंदाकिनी किस ग्लेशियर से निकलती है? चौराबाड़ी ग्लेशियर से। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर हमारा नेक्स्ट ग्लेशियर है, वहाँ की तरफ चलते हैं हम लोग। ये वाला है खतलिंग ग्लेशियर। अब चौराबाड़ी ग्लेशियर की तरफ हम लोग चलते हैं, ये वाला है चौराबाड़ी। तो चौराबाड़ी को हम लोग देखते हैं एक बार। तो ये चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है केदारनाथ में स्थित है, केदारनाथ के जस्ट ऊपर है। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका केदारनाथ ग्लेशियर का ही है, और ये है आपका केदारनाथ, ठीक है। केदारनाथ में आपको मैं मंदिर एक बार लोकेट करा दूँ। तो ये है वो मंदिर, केदारनाथ मंदिर। और इसी के जस्ट पीछे कौन सा है? चौराबाड़ी ग्लेशियर है। इसी के पास जब आप देखोगे केदारनाथ के बाहर, तो ये है आपकी मंदाकिनी नदी जो इसकी बिल्कुल बगल से ही बहती है। ये देखिए मंदाकिनी नदी। और ये मंदाकिनी नदी कहाँ से आती है? तो आपकी चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वहीं से कौन सी निकलती है? आपकी मंदाकिनी नदी निकलती है। और मंदाकिनी नदी किसकी सहायक है? तो अलकनंदा नदी की सहायक है। और ये कहाँ पर मिलते हैं? दोनों रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। चौराबाड़ी में ही ये जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है, यहीं पर चौराबाड़ी झील भी है। इसी झील से जो है आपका केदारनाथ आपदा आया था, जब ये झील फूटा था और यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, तो पत्थरों को लेते हुए इस मंदिर को, आसपास के क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा था जो केदारनाथ का आपदा था। तो वो इसी ग्लेशियर के ताल में से जो है वो पानी निकला था और बड़े बड़े पत्थरों को वहाँ से ले करके उसने पूरा तहस नहस कर दिया था। जब चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है तो ये यहाँ से होते हुए, देखो यहाँ से होते हुए आपका जो रुद्रप्रयाग वाला क्षेत्र है वहाँ पर पहुँचती है। और रुद्रप्रयाग वाले क्षेत्र में आपके किससे मिलती है? अलकनंदा नदी से मिलती है, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है रुद्रप्रयाग वाला, यहाँ पे आके मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपने ये दोनों को समझ लिया है ना? देखिए ये खतलिंग था और ये चौराबाड़ी था। खतलिंग से कौन सी नदी निकलती है? तो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है आपकी भिलंगना नदी। और भागीरथी कहाँ से निकलती है? आपकी गंगोत्री से। इसके बाद गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलने के बाद भिलंगना से कहाँ पे मिलती है? तो वो टिहरी डैम पे मिलती है यहाँ पर, ठीक है, ये वाले क्षेत्र में। और उसके बाद की बात करें तो जो ये वाला है चौराबाड़ी है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। और ये किसकी सहायक है? अलकनंदा नदी की सहायक है। और ये कहाँ पे मिल रहे हैं? तो रुद्रप्रयाग में मिल रहे हैं, ठीक है। तो पेपर पेन लेके बैठो, अब नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
चलिए स्टार्ट कीजिए। खतलिंग हिमनद, ठीक है, आप नोट्स बिल्कुल इसी तरीके से बनाते रहो, ठीक है। स्थिति की बात करें इसकी तो केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है? केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। और इसमें जो है विभिन्न चोटियां हैं उसके बीच में है। तो चोटियों के नाम कुछ हैं, जैसे जोगिन, स्फटिक, प्रिस्वार, बार्थकोटर और कीर्ति स्तंभ जो चोटियां हैं उसके मध्य में स्थित है। और ये जो क्षेत्र है वो रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी के संगम पर स्थित है। भिलंगना नदी का उद्गम जो है यहीं से होता है, ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर से होता है। केदारखंड में उल्लेखित स्फटिक लिंग संभवतः यही है। केदारखंड जो है उसमें स्फटिक लिंग का उल्लेख है और ये संभवतः कहा जाता है कि इसी क्षेत्र में है। तो इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें चौराबाड़ी ग्लेशियर की। तो इसकी जो स्थिति है वो केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। और ये किस जिले में पड़ता है? आपका रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट, मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ग्लेशियर से ही निकलती है, यहीं से निकलती है। और ये किसकी सहायक है? तो अलकनंदा नदी की सहायक है, ठीक है। आप नोट्स अच्छे से बनाते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और बाकी मैं कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप नोट्स वगैरह अच्छे से तैयार करते रहो, ठीक है। और बाकी पढ़ाई आप कंटिन्यू रखो, पढ़ाई में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करो, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और बाकी देखो, एग्ज़ाम के डेट का इंतजार नहीं करते हैं, हमेशा अपने सिलेबस को प्रिपेयर रखना चाहिए ताकि आगे आप आने वाले एग्जाम को क्वालिफाई करो। देखो बच्चे क्या करते हैं कि इंतजार करते हैं कि कब डेट आएगा उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि पढ़ाई अच्छे से करनी है, एग्जाम डेट आने का इंतजार नहीं करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है फटाफट, और जितनी जल्दी हो सके उसको रिवाइज भी करना है। तो एग्जाम डेट आने का इंतजार ना करो, आप पढ़ाई करते रहो कंटिन्यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बंदरपूछ हिमनद। इसकी स्थिति की बात करें तो उत्तरकाशी जिले में है और बंदरपूछ जो पर्वत है उसकी पूर्वी ढाल पर है, ठीक है, बंदरपूछ पर्वत के पूर्वी ढाल पे। इसकी लंबाई जो है 12 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कफनी ग्लेशियर की, कफनी हिमनद की। तो इसकी स्थिति जो है बागेश्वर जनपद में है और नंदाकोट शिखर के नीचे है, ठीक है। अब जनपद वाइज हम लोग देख लेते हैं कि अलग अलग जनपदों में कितने कौन कौन से ग्लेशियर है, छोटे मोटे सारे ग्लेशियर है। तो उनको हमें प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि ये ग्लेशियर किस जनपद में है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पिथौरागढ़ के जनपद देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब कोई भी ग्लेशियर अलग अलग जनपदों में पड़ता है तो उसका क्षेत्र जिस जनपद में ज़्यादा होता है उसको उसी जनपद का मान लिया जाता है। तो पिथौरागढ़ जनपद की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से ग्लेशियर हैं? मिलम ग्लेशियर, ये 16 किलोमीटर लंबा है। नामिक ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, हीरामढ़ी ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर और पोंटिंग। तो ये कितने हैं पिथौरागढ़ में आपके? ये सारे आपके किसमें है? पिथौरागढ़ में है, ठीक है। बागेश्वर की बात करें तो इसमें आपका है सुंदर ढूंगा, पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर की बात करें तो 30 किलोमीटर लंबा है और 400 मीटर चौड़ा है, ये दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। सुखराम ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, मेकतोली ग्लेशियर, ठीक है, ये बागेश्वर के हैं। नेक्स्ट हम बात करें उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी में आपका है यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, 10 किलोमीटर लंबा है ये। गंगोत्री ग्लेशियर 30 किलोमीटर लंबा और आपका 400 मीटर चौड़ा, ठीक है। डोरियानी ग्लेशियर और इसके बाद बंदरपूछ ग्लेशियर, ये आपका 12 किलोमीटर चौड़ा है। तो उत्तरकाशी की ये सब ग्लेशियर हैं। इसके बाद बात करें तो है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में कौन कौन से हैं? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर और केदारनाथ ग्लेशियर, ठीक है। चमोली की बात करें तो यहाँ पर दूनागिरी ग्लेशियर, सतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर, बद्रीनाथ ग्लेशियर और हिपराबमक ग्लेशियर। टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों जिलों में है तो वो है खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ तक का आपका ये सेकंड पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। बाकी आप नोट्स वगैरह मैं फिर कह रहा हूँ बनाते रहो अच्छे से, और कोर्स कंप्लीट होगा आपका। हमने उत्तराखंड का भूगोल स्टार्ट किया था, एक बार सिलेबस में वापस से दिखा दूँ आपको। तो हमने उत्तराखंड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय हमने कर लिया था, स्थिति विस्तार कर लिया था, पर्वत चोटियाँ कर लिया था, हिमनद भी हो गई हैं। अब अगला जो सीरीज होगा हमारा स्टार्ट होगा नदियों से, ठीक है। अभी तक देखो उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय में स्थिति विस्तार और आपका भौगोलिक विभाजन ये कंप्लीट हमने कर लिया। तो इसके क्वेश्चन सीरीज में बना करके अब अगले वीडियो में क्या करूँगा, नए नए क्वेश्चंस बना के आपके लिए लाता रहूँगा और इसी के वीडियो के पार्ट में हम लोग उसको सॉल्व कर लिया करेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा ताकि आप कमेंट बॉक्स में उसको कर सको, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो नदियाँ होगा, उसके बाद झीलें, और ऐसे ही करके हम उत्तराखंड का ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो पहला यूनिट है उत्तराखंड का ज्योग्राफी से है, उसके बाद हिस्ट्री है, और उसके बाद भी ये जो है ज्योग्राफी के अंदर ये आएगा। तो पहले ये वाला सेक्शन करने के बाद हम फिर थर्ड वाला सेक्शन लेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे सिलेबस को। तो सिलेबस हम कंप्लीट करने वाले हैं,
ठीक है। तो अभी तक जितना हुआ है उसमें मैं एमसीक्यू तैयार कर रहा हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के भी मैं डालते रहूँगा और आप उसका आंसर करते रहना। और बाकी अलग से भी जिन बच्चों को थोड़ा फास्ट तैयारी करनी है उनके लिए भी एमसीक्यू सीरीज जल्द ही लाने वाला हूँ, तो एमसीक्यू सीरीज में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा नदियों के साथ स्टार्ट होगा। तो पढ़ाई करते रहो, और थोड़ा सा फिर कहूँगा सपोर्ट कर दो, थोड़ा सा शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी फीडबैक हो ज़रूर दो। कुछ इंप्रूव करने लायक है, कुछ कम करने लायक है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।